हेलो दोस्तों, आज है हमारी पॉलिटी की क्लास 29 जिसमें हम पढ़ेंगे भाग 14 संघ एवं राज्य लोक सेवा जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 308 से 323 तक आते हैं। पहले की तरह ही हम आईएमपी चीज पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए आईएमपी है और जो एग्जाम में बार बार आता है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम चार्ट समझते हैं, इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले लिखा गया है सेवा, नियुक्ति, क्षेत्राधिकार, उदाहरण, वेतन। ठीक है, समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, अखिल भारतीय सेवा नियुक्ति कौन करता है? केंद्र। ठीक है, और किसके अधिकार में आता है? भारत, यानी कि पूरे देश के अधिकार में आता है। इसके अंतर्गत आता है आईपीएस, आईएएस, आईएफएस। वेतन देता है केंद्र। ठीक है, इसका मतलब है जो आईपीएस, आईएएस, आईएफएस होते हैं वह भारत के किसी भी राज्य में किसी भी जिले में कार्य कर सकते हैं जहां पर भारत सरकार उनको नियुक्त करे, और वेतन भी भारत सरकार देगी, ना कि कोई राज्य जिस राज्य में वह कार्य कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, केंद्रीय सेवा। केंद्र नियुक्ति करती है भारत, जैसे कि रेलवे, बैंक, पीओ, एसएससी, आईएफसी। वेतन देता है केंद्र। यानी कि दोस्तों, आपके रेलवे में नौकरी लग चुकी है, उसके बाद आपको क्षेत्राधिकार कहाँ देना है वह केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि आपको किस राज्य में किस जिले में भेजना है। ठीक है, और वेतन भी केंद्र सरकार देगी। पॉइंट नंबर 3, राज्य सेवा। नियुक्ति राज्य करती है, क्षेत्राधिकार राज्य का होता है, जैसे पुलिस, बीपीएससी, पीपीएससी। जैसे आपने मध्य प्रदेश पुलिस का फॉर्म भरा और आप उसमें निकल गए, तब आपकी पोस्टिंग दोस्तों मध्य प्रदेश के बाहर नहीं हो सकती। आपकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के बाहर नहीं हो सकती, यानी मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, जो उन जिलों में ही आपकी पोस्टिंग होगी और वेतन आपकी मध्य प्रदेश सरकार आपको देगी। ठीक है, आगे समझते हैं। आईएएस का नियंत्रण कार्मिक मंत्रालय द्वारा होता है। बहुत ही आईएमपी पॉइंट है दोस्तों, आपको एक या दो बार इनको जरूर पढ़ना है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता है। आईपीएस का नियंत्रण गृह मंत्रालय द्वारा होता है और आईएफएस का नियंत्रण वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा होता है। आईएएस और आईपीएस स्वतंत्रता प्राप्त के समय से ही है, यानी कि 1947 में जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब से ही आईएएस और आईपीएस दोनों चल रहे हैं हमारे देश में। लेकिन जो आईएफएस है और भी कई सारे पद हैं, उनको स्वतंत्रता के बाद लाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर मसूरी उत्तराखंड में है, यानी कि जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं मसूरी उत्तराखंड की है, जहां पर आईएएस की ट्रेनिंग होती है। लवासना, दोस्तों आपने बहुत बार नाम सुना होगा, लवासना में ट्रेनिंग होती है, लवासना में ट्रेनिंग होती है, लेकिन लवासना का फुल फॉर्म होता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। आईपीएस का ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद में है, जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है इसका नाम। ठीक है, आगे देखते हैं। आईएफएस का ट्रेनिंग सेंटर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन प्रशासनिक अकादमी देहरादून में। जो आईएफएस का ट्रेनिंग सेंटर है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ट्रेनिंग सेंटर है, वह देहरादून में है। ठीक है, वह देहरादून में है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन प्रशासनिक अकादमी। अब हम समझते हैं अनुच्छेद, यानी कि जो हमारे भाग 14 में इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, वह अब हम समझते हैं।
अनुच्छेद 315 संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ठीक है, मतलब जिसमें आईएएस, आईपीएस, एमपीपीएस से जो भी भर्तियां होती हैं उसके लिए प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल, यानी कि जो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, जैसे आईएएस या आईपीएस की नियुक्ति की जाएगी, उनका नियुक्ति कैसे की जाएगी और उनका कार्यकाल कितना होगा उसके बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्ता एवं निलंबनता, यानी कि आप आईएएस बन चुके हैं तो आपको बर्खास्त किस तरीके से किया जाता है और निलंबित किस तरीके से किया गया है उसका प्रावधान इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें संबंधी नियम बनाए जा सकती है, यानी कि अगर आप बड़ी पोस्ट पर हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस हैं, तो आपकी एक समय सीमा होगी कि आपको इतने घंटे काम करना है और इस क्षेत्र अधिकार में आपको काम कर रहा है, आपको अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी काम नहीं कर देना। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता प्राप्त समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक, ठीक है, यानी कि जो यूपीएससी का आयोग है उसके सदस्य जो होते हैं उनका अगर कार्यकाल समाप्त हो चुका है तो उनका अंत, ऐसे कुछ प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग का कार्यकाल, आयोग बनाया उसका कार्यकाल कितना होगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तार करने की शक्तियां। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग का खर्च, यानी कि उस पर खर्च कितना किया जाएगा इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, किन किन चीजों पर कितना खर्च किया गया है और कितना करना चाहिए उसकी जानकारी दी गई है। 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।